हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे डायपोल मोमेंट के बारे में। उसकी एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इट गिव्स अस द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ये हमें डिग्री ऑफ पोलैरिटी देता है। डिग्री मतलब एक्सटेंट, कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम कोई चीज़ पोलर है। ये याद रखें कि हायर द डायपोल मोमेंट, म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हायर विल बी द पोलैरिटी, उतनी पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा होती चली जाती है। ये याद रखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर म्यू ज़ीरो है तो वो सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा, और अगर म्यू नॉन ज़ीरो है, कोई भी वैल्यू है, पॉजिटिव ही होगा हमेशा म्यू, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो म्यू अगर नॉन ज़ीरो है तो सब्सटेंस जो है वो पोलर हो जाता है, इट इज़ पोलर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, it gives us an idea about the shape of a molecule। एक मॉलिक्यूल की शेप का आइडिया देता है। आइडिया देता है मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताता है, बट आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक CO2 ले लिया, एक H2O ले लिया। दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी 3 एटम्स हैं, इसमें भी 3 एटम्स हैं। दोनों का डायपोल मोमेंट मेज़र किया तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ गया और इसका डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आया। तो दोनों ट्राई एटॉमिक हैं, इसका ज़ीरो क्यों आ रहा है और इसका नॉन ज़ीरो क्यों आ रहा है? तो ये सोचा गया कि CO2 जो है वो लीनियर होगा। देखिए CO2 का ये स्ट्रक्चर होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये डायपोल मोमेंट चला गया। और इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर चला गया। दोनों वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ गया तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस हो गया। अब वाटर पे आ जाओ। वाटर के लिए सोचा गया ये नॉन लीनियर होता होगा। अगर लीनियर होता तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाना चाहिए था। नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर मतलब बेंड शेप। तो देखिए एच और ओ के बीच का डायपोल मोमेंट ओ की तरफ जाएगा, ये भी ओ की तरफ जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट नहीं हैं, दे आर नॉट ऑपोजिट, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा और वाटर जो है वो पोलर हो जाएगा। तो ये आइडिया लग जाता है। एक इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात याद रखें इस पॉइंट से रिलेटेड कि ये फॉर ट्राई वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनकी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब आप जानते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे वाटर की एटॉमिसिटी 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी 3 है, तो ट्राई एटॉमिक कहा जाता है इनको। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब जिनकी एटॉमिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 या 3 से ज़्यादा जिनकी एटॉमिसिटी है, उनके लिए याद रखें, इफ़ central atom, if central atom has no lone pairs, उसके पास lone pair of electrons नहीं है, and it is surrounded by all similar atoms, सारे के सारे सेम एटम्स लगे हुए हैं, मतलब सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो सारे सेम है, देन इट्स डायपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो। उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट ज़ीरो का मतलब जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे आपके पास आ गया बच्चों, सपोज वी हैव BF3 BeCl2
BF3 में बोरोन सेंट्रल एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तीनों शेयर कर लिए तो लोन पेयर नहीं रहा, तीनों फ्लोरीन सेम है। सेम केस बेरिलियम क्लोराइड, CH4, CCl4, PCl5, SF6, IF7, ये सब में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम हैं। तो इन सब का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा और ये सारे के सारे नॉन पोलर होंगे, दे ऑल विल बी नॉन पोलर। अब जैसे ये देखें, जैसे अमोनिया आ गया, अमोनिया में सराउंडिंग एटम्स तो सारे सेम है लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। H2O आ गया, सराउंडिंग एटम दोनों सेम है लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। CHCl3 लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम कार्बन के पास लेकिन सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट हो गए। CH2Cl2, CH3Cl, ये सारे के सारे जो हैं वो आइदर ऑफ द कंडीशंस को डिफाई कर रहे हैं, मतलब या तो इनके पास लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास या सराउंडिंग एटम्स अलग अलग हैं। तो इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा और ये सारे के सारे जो हैं वो पोलर हो जाएंगे। कई बार MCQs में, एग्ज़ाम में, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में और इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी ऐसे पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर। तो उसके लिए ये आप ध्यान रखें। अब क्या ऐसा होता है कि कोई एक्सेप्शन है? तो देखिए एक एक्सेप्शन देखते हैं ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल XCF4 की शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, सेंट्रल एटम जेनॉन है, ये जेनॉन लगा दिया और चारों कॉर्नर्स पर जो स्क्वायर है उसके चारों कॉर्नर्स पर फ्लोरीन लगे होते हैं इससे, ठीक है। अब इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो कायदे में जब लोन पेयर आ गए तो डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इसको पोलर होना चाहिए, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो आता है। अब वो कैसे आता है वो देखें। जेनॉन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हो गया, ये चला गया वेक्टर, ये चला गया दूसरा वेक्टर, ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ये एक वेक्टर इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब याद रखें कि 2 एटम्स के बीच में तो डायपोल मोमेंट होता ही है, एटम और लोन पेयर के बीच में भी डायपोल मोमेंट होता है। तो याद रखें डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बिटवीन एन एटम एंड अ लोन पेयर इज टूवर्ड्स द लोन पेयर, लोन पेयर की तरफ होती है डायरेक्शन। तो देखिए जेनॉन का ये रहा लोन पेयर, तो ऊपर चली जाएगा ये डायपोल मोमेंट, नीचे भी एक प्लेन के नीचे भी है, नीचे चला जाएगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट नेट जो है वो इस वजह से ज़ीरो आ जाता है। अब NCERT में एक क्वेश्चन भी बनता है इसी पे बेस्ड है कि NH3 और NF3 में से, ये क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज का NCERT का, NH3 और NF3 में से ज़्यादा पोलर कौन सा है और क्यों है? तो आइए देखते हैं। दोनों की शेप सेम होती है बच्चों, NH3 की और NF3 की पिरामिडल शेप होती है। ये रहा NH3, ये रहा एक लोन पेयर ऊपर, और NF3 की ये रही, और ये रहा लोन पेयर ऊपर। अब देखते हैं ज़रा किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। H और N के बीच का डायपोल मोमेंट N की तरफ जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ये भी N की तरफ जाएगा और ये भी N की तरफ जाएगा। तीनों डायपोल मोमेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं और जो नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारे डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, तो डायपोल्स आर एडिटिव, आपस में ऐड हो रहे हैं, एडिटिव हो रखे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ देखें नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन की तरफ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, ये तीनों नीचे चले गए और जो लोन पेयर वाला है वो ऊपर चला गया, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ सब्ट्रैक्टिव हो गए डायपोल मोमेंट्स। तो क्लियरली किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा? तो म्यू ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर दैन म्यू ऑफ NF3। NH3 का जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी। और ये रीज़न आपके सामने। ऑल्दो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें 3.0, N की वैल्यू होती है 2.1, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 0.9, और N की होती है 3.0, फ्लोरीन की होती है 4.0। यहाँ पे 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विच इज़ ग्रेटर दैन दिस,
लेकिन तब भी ज़्यादा पोलर कौन सी चीज़ होती है बच्चों? NH3 इज़ मोर पोलर एंड द रीज़न इज़ देयर, जो आपको रीज़न बताया वो है। ठीक है जी, ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन हो गया डायपोल मोमेंट का। अब थर्ड एप्लीकेशन देखें डायपोल मोमेंट की। तो थर्ड एप्लीकेशन है आपकी, थर्ड एप्लीकेशन देखिए, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन डायपोल मोमेंट फॉर कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ऑल्दो इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा CBSE में नहीं है, तो इसलिए हम इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करेंगे, वो एंट्रेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट के बारे में बात हो गई बच्चों। तो ये हमने पढ़ा ट्रांजिशन फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक कैरेक्टर। क्या उल्टा भी होता है कि आयनिक कैरेक्टर से कोवेलेंट कैरेक्टर में कोई ट्रांजिशन होता है? तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर हम टर्म जो हमारे सामने आती है, वहाँ पोलैरिटी थी, यहाँ पे टर्म आ जाती है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन जो डिटर्मिन होती है, दैट इज़ डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। तो ये पढ़ने जा रहे हैं हम, ट्रांजिशन फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट कैरेक्टर, फजान्स रूल, ये डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए इसको हम LiI ले लेते हैं, लिथियम आयोडाइड। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आयोडीन को, आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लिथियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, वो Li+ बन जाता है, I नेगेटिव बन जाता है। अब लिथियम अपने ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का सबसे छोटा एटम है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके और छोटा हो जाता है। आयोडीन अपने ग्रुप का सबसे बड़ा एटम है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका साइज और बड़ा हो जाता है। तो कुछ ऐसा स्टेटस आ जाता है बच्चों, देखिए ध्यान से। ये लिथियम हो गया, Li+ का न्यूक्लियस हो गया, ये लिथियम प्लस आयन है। और आयोडीन कुछ ऐसा स्टेटस हो जाएगा आयोडीन का, ये देखिए, ये आपका I नेगेटिव है, जो कि बहुत बड़ा हो गया आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये I नेगेटिव है, और ये आपका Li पॉजिटिव है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि लिथियम ने आयोडीन को दिया हुआ है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कंपेयर करें फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ आयोडीन, ये डिस्टेंस अगर कंपेयर करो तो क्लियरली ये इलेक्ट्रॉन लिथियम के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो लिथियम का न्यूक्लियस, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचना शुरू कर देता है। अब आयोडीन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रखा है, तो वो क्यों दे, वो तो स्टेबलाइज हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो क्या स्टेटस आता है यहाँ पे, व्हाट हैपन्स, यहाँ पर लिथियम का तो शेप वही रहता है जो कि पहले था, लेकिन जो आयोडीन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो ऐसे एलिप्टिकल शेप सी ले जाता है, इस तरीके की शेप ले जाता है। तो ये आपका, ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ये I- हो गया, ये Li+ हो गया, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इसने इसको दिया हुआ था। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा शेयर होना शुरू हो गया। आयोडीन ने दिया नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ख़राब कर लिया, लेकिन ख़राब करवा लिया, लेकिन दिया नहीं, और लिथियम के भी पास आ गया थोड़ा सा, तो शेयरिंग होने लग गई। तो आयनिक बॉन्ड बना था, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग गई। तो कौन सा कैरेक्टर आ गया बच्चों इसमें? कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होता है, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ लार्ज anion by a small cation, which obviously leads to कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। तो डिफरेंस देखें, जब हम कोवेलेंट से आयनिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने टर्म पढ़ी थी पोलैरिटी, और जब आयनिक टू कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम टर्म पढ़ते हैं पोलराइजेशन। अब ये पक्का है कि याद रखें कि पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। हायर द पोलराइजेशन हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करता है? ये फजान्स रूल से डिटरमिन होता है। फजान्स रूल कहता है बच्चों, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन का साइज छोटा होगा, और अगर चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन ज़्यादा होगा। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जितना छोटा कैटायन का साइज़ होगा, जितना बड़ा एनायन का साइज़ होगा, और जितना चार्जेस कैटायन और एनायन पे ज़्यादा होंगे उतना पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप पता लगाओ कि हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है। ऑप्शंस में आपको दे दिया NaCl, NaBr, KCl और KBr। इन चारों में से आपको पता लगाना है कि हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है। तो आप देखिए कौन कौन से कैटायन से डील कर रहे हो। Na+ और K+, इनमें से इसका साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। और एनायन से डील कर रहे हो Cl- और Br-, इनमें से Br- का साइज बड़ा है। तो एनायन का साइज बड़ा, कैटायन का साइज छोटा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा, और पोलराइजेशन ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा उसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया NaBr विल हैव हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अब अगर पूछ ले हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, तो उल्टा कर दो, कैटायन का साइज बड़ा ले लो और एनायन का साइज छोटा ले लो। तो इन दोनों का जो कंपाउंड बनेगा इसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा? विल हैव हाईएस्ट, KCl विल हैव हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, उल्टा कर दिया, और NaBr विल हैव हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एग्जाम में आ जाते हैं, विच यू कैन आंसर। तो ये आपका फजान्स रूल के बारे में बात हो गई बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? देखिए, व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक्चुअली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। बाकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम of one molecule and a highly electronegative atom of another molecule। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं फॉन, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई होना चाहिए। तो एक एटम का एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल HF ले लेते हैं बच्चों। HF में H और F में से F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब कंटेनर में आपने HF रखा हुआ है तो एक ही मॉलिक्यूल छोड़ना होगा, और भी होंगे। अब ये एक और मॉलिक्यूल है, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इसके नेगेटिव एंड और इसके पॉजिटिव एंड के बीच में अट्रैक्शन जो होगा, ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे HF के कई सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते चले जाएंगे, तो एक लॉन्ग चेन सी बन जाती है। ये डॉटेड लाइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।